दोबारा दूसरा से शुरू करेंगे। इतना पर्याप्त है। तो उन्होंने ये कहा था, सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, ई कोलाई की सेल ली थी, है ना। ई कोलाई की सेल ली थी जिसका डीएनए कौन सा था, नॉर्मल वाला N14 वाला, है ना। 14 वाला नाइट्रोजन का आइसोटोप था, वो इन्होंने डीएनए लिया था ई कोलाई की सेल में। उसको क्या किया, N15 वाले मीडियम में इसको ग्रो कराया। किसको, N14 वाले को, इस ई कोलाई की सेल को यहाँ पर ग्रो कराया और कई जनरेशन तक ग्रो कराते हैं। कई जनरेशन तक जब इसको ग्रो कराते हैं तो ये जो नाइट्रोजन 14 वाला है, इसकी जगह कौन सा नाइट्रोजन आ जाता है, 15 वाला। ई कोलाई की सेल में ये वाला डीएनए, जो डीएनए होगा उसमें नाइट्रोजन 15 वाला आ जाता है जब कई जनरेशन तक हम इसको ग्रो कराते हैं। तो सारे जितने भी क्या कहते हैं आपके बनेंगे, एक इसमें केवल 2 हाइब्रिड बनेंगे, लेकिन उसके बाद के जितने भी होंगे बेटा वो N15 वाले बनेंगे, ठीक है ना। अब ये जो आपके जो क्या कहते हैं जनरेशन में ये जो डीएनए आया है, ये N15 वाला सारे के सारे N15 हो गए। इन N15 वालों को उठा के हमने वापस से कहां डाला, ले जाके नाइट्रोजन 14 के आइसोटोप वाले मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डालने के बाद हर 20 मिनट पर हम लोग क्या लेते हैं, इसके सैंपल लेना शुरू कर देते हैं। क्या चीज देखने के लिए, ये जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है या नहीं करता है। और ये डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, वो हम लोग कैसे पता करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट के द्वारा। क्योंकि हमने यहाँ पर नाइट्रोजन का जो आइसोटोप लिया है वो आपका रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। जो नाइट्रोजन का जो आइसोटोप लिया है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग किसके बेस पर लेके चलेंगे, इनको अलग करेंगे डेंसिटी के बेस पर, घनत्व के आधार पर। डेंसिटी मतलब घनत्व, ठीक है ना। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, एक आपने क्या कहते हैं एक सैंपल ले लिया यहाँ पर, जिसमें कौन से दोनों स्ट्रैंड है, N15 वाले थे। अब इसको हम लोग, क्योंकि हमने कई जनरेशन तक इस N15 वाले मीडियम में नाइट्रोजन 15 आइसोटोप वाले मीडियम में इसको ग्रो कराया हुआ है। ठीक है। तो जब आप इसको N15 वालों के N14 वाले मीडियम में जब डालेंगे, जब पहली जनरेशन निकल के आएगी तो इसमें बेटा एक स्ट्रैंड कैसा हो रहा है, एक स्ट्रैंड तो आपका पुराना वाला है, ओल्ड स्ट्रैंड है, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, जब इसी से इसकी कॉपी बनेगी तो दूसरा वाला हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, जो नया बना हुआ स्ट्रैंड होगा वो आपका कौन सा होगा, N14 वाला। हाँ, ई कोलाई की सेल हर 20 मिनट बाद डिवाइड कर जाती है, इसलिए हम 20 मिनट बाद हर एक में सैंपल लेंगे। इसके बाद भी सैंपल लोगे तो अगले 20 मिनट बाद आता है, ठीक है ना। ई कोलाई की सेल में, ई कोलाई सभी में होता है। ई कोलाई की सेल के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया है ना, कि ये जो डीएनए है आपका वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है या अपनी संख्या को, मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है ना। तो 20 मिनट बाद बेटा क्या होगा, 20 मिनट बाद हमको क्या मिलेंगे, 2 हाइब्रिड मिलते हैं, ठीक है ना। ये था, इसमें आपको कितने मिले, 2 हाइब्रिड मिले हैं। पहली जनरेशन जो आएगी उसमें क्या होगा, पहली जनरेशन में 2 हाइब्रिड है, देखो दोनों हाइब्रिड है, एक N15 वाला स्ट्रैंड, एक N14 वाला स्ट्रैंड। यहाँ पर भी N14 स्ट्रैंड है, 15 स्ट्रैंड। अगली 20 मिनट बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, हाँ हाइब्रिड 2 ही होंगे, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, लेकिन प्योर की बेटा मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 है ना, प्योर 2 है। लेकिन अब अगली जनरेशन में जब पहुंचोगे, हाइब्रिड तब भी 2 ही रहेंगे, लेकिन प्योर की मात्रा बढ़ेगी, 2 से 6 हो जाएगी। अब इसको बनाना आप खुद देख सकते हैं, इससे 2 नए स्ट्रैंड बनेंगे, इससे 2 नए बनेंगे, इससे 2 नए बनेंगे, इससे 2 नए बनेंगे, जिसमें 2 हाइब्रिड होंगे और 6 आपके कैसे होंगे, प्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो रेशियो भी कभी बार क्वेश्चन दिया, इसलिए बता दिया मैंने, 2 प्योर आएंगे और 6 आपके हाइब्रिड आएंगे।
आ जाता 1:3, यहाँ पर रेशियो 1:1, यानी कि प्योर और हाइब्रिड 1:1 के अनुपात में, फिर प्योर और हाइब्रिड 1 और 3 के अनुपात में, यानी कि 1 आपका हाइब्रिड होगा, 3 कैसे होंगे, प्योर होते हैं। ठीक है ना, तो ये उसमें क्वेश्चन भी दे रखा है, इसलिए हमने आपको बताया है, इसको आप देखिए। ये तो हमारा कल वाला कार्यक्रम था। इसके अलावा देखो एक क्या कहते हैं साइंटिस्ट है आपके टेलर एंड कलीग्स, इन्होंने विसिया फेबा पर किया था सेम यही एक्सपेरिमेंट। वर्क ऑन विसिया फेबा, ठीक है, टेलर एंड कलीग्स, और इन्होंने यही चीज जो यहाँ पर इन्होंने प्रूव की थी वही चीज इन्होंने यहाँ पर भी इसमें भी करके दिखाई। डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है ना, डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। डीएनए जो है हमारा कैसे रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि एक स्ट्रैंड उसका कैसा होगा, पुराना होगा, और एक स्ट्रैंड जो होगा वो नया बनेगा। मशीनरी एंड एंजाइम्स, रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स वर्क करेंगे तो वो याद रखना है। तो रेप्लिकेशन में आपका मेन एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगर रेप्लिकेशन की बात करेंगे तो रेप्लिकेशन में जो मेन एंजाइम होता है वो आपका डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और अगर क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। और उसके बाद एंजाइम याद रखना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड इन रेप्लिकेशन, ठीक है ना। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है रेप्लिकेशन में, और ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ट्रांसलेशन में आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। E. coli completes the process of replication in 18 minutes. E. coli जो है कितने मिनट में रेप्लिकेशन कंप्लीट करेगा, 18 मिनट में E. coli की सेल रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर देती है। Average rate of polymerization,
2000 बेस पेयर पर सेकेंड। यानी कि ई कोलाई की सेल में जब रेप्लिकेशन होता है तो 2000 बेस पेयर एक सेकेंड में वो ऐड कर देता है। कौन एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना, फास्ट वर्किंग होती है इसकी। Catalyze the reaction with high degree of accuracy. एक्यूरेसी की तो हम लोगों को वैसे भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं अगर थोड़ा सा भी कहीं पर एक्यूरेसी नहीं रहती है तो उससे क्या होगा? म्यूटेशन हो जाएगा, है ना, म्यूटेशन हो जाएगा। इसलिए एक्यूरेसी का बनाए रखना बेहद जरूरी है यहाँ पर। Deoxyribonucleoside triphosphate dual function act as substrate। जो आपका ये सब्सटेंस है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये दो वर्क को करता है। एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेगा और दूसरा है प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। प्रोवाइड एनर्जी फॉर, ये दोनों वर्ग इसके याद रखना, सीधे क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, सीधे सीधे। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दो फंक्शंस को परफॉर्म कराता है यहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस के दौरान, जिसमें एक तो ये खुद से सबस्ट्रेट की तरह वर्क करेगा, है ना, तो प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा। दूसरा ये उस रिएक्शन को एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी क्यों प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट भी लगे हुए हैं और फॉस्फेट जहां लगेगा वो एनर्जी जरूर प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, याद रखना है। Two strands of DNA not separated in whole entire length due to high energy demand। तो डीएनए के बेटा जो दो स्ट्रैंड होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया, डीएनए जो होता है कैसा हो, वो आपका डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में और क्या कहते हैं हेलिकल फॉर्म में मौजूद होता है ना, राइट हैंडेड फैशन में मौजूद होता है ना, हेलिकल फॉर्म में। तो जब उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती है तो पूरा का पूरा स्ट्रैंड नहीं खुलता है। तो आपसे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन जाता है कि पूरा का पूरा जो डीएनए होता है, पूरा का पूरा स्ट्रैंड क्यों नहीं खुलता है? तो इसका रीजन ये है ड्यू टू हाई एनर्जी डिमांड।
है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इस वजह से वो पूरा का पूरा स्ट्रैंड ओपन नहीं होता, यानी कि कुछ सेगमेंट ही खुलता है और उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस चलती है ना, पूरा का पूरा डीएनए नहीं खुलता है। Replication occur in replication form, ठीक है ना। तो जिस सेगमेंट में डीएनए के जिस छोटे से सेगमेंट में रेप्लिकेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलोगे, रेप्लिकेशन फॉर्म, है ना। डीएनए के जिस छोटे से सेगमेंट में आपका क्या कहते हैं रेप्लिकेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्म। इस प्रकार से खुल जाएगा, पूरा नहीं खुलेगा, इधर बंद रहेगा, इधर भी बंद रहेगा, यहाँ से बीच में थोड़ा सा रेप्लिकेशन चलेगा, तो ये फॉर्म मतलब कांटा बोलते हैं, है ना। तो जिस एरिया में डीएनए में रेप्लिकेशन हो रहा है उसी एरिया को हम लोग रेप्लिकेशन फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो आपका एंजाइम है इसका एक और काम याद रखना हम लोगों को, पॉलीमराइजेशन जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो रिएक्शन किस दिशा में कराएगा बेटा, 5' से 3' डायरेक्शन में, है ना। तो ये आपका डीएनए है, इस प्रकार से बुक में बना हुआ है। तो बेटा पॉलीमराइजेशन जो चलेगा वो इधर चलेगा, तो ये डायरेक्शन 5' 3' और ये इसकी डायरेक्शन जो होगी 3' 5', इधर आ जाओ तो 3' 5', ठीक है ना। तो ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का ये वाला, इसी पर ये पॉलीमराइजेशन क्या कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो रिएक्शन किधर करा रहा है, इधर करा रहा है, ठीक है ना। रिएक्शन किधर करा रहा है, 5' 3' डायरेक्शन में रिएक्शन करा रहा कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो आपको ये सीधी भाषा में याद रखना है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो पॉलीमराइजेशन करा रहा है या चेन को लंबा कर रहा है वो किस डायरेक्शन में बेटा, 5' 3' डायरेक्शन में। 3' 5' नहीं, वो 4 ऑप्शन लिखे मिल जाएंगे, ठीक है, 5' 3'। और जो जिस स्ट्रैंड पर ये करा रहा है, जिस स्ट्रैंड पर ये करा रहा है उस स्ट्रैंड को बोलोगे बेटा क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है ना। इस स्ट्रैंड को क्या बोलोगे, टेम्पलेट। और टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' 5', ठीक है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी भी याद रखेंगे 3' 5' रहेगी।